अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और अच्छी सेहत में हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक बहुत ही संजीदा नौइयत का मसला जिसे शायद हमने कभी संजीदा समझा ही नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जानवरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और दुख की बात यह है कि इस हवाले से हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को बहुत एजुकेट होने की ज़रूरत है। दो कि अब पिछले कुछ अरसे से कुछ बेहतर काम हो रहा है, एनिमल शेल्टर्स भी बनाए जा रहे हैं और लेकिन अगर देखा जाए तो उन एनिमल शेल्टर्स की तादाद बेहद कम है। इसी के हवाले से बात करेंगे कि कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है हमारे यहाँ लोगों को और जानवरों का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है हमारे यहाँ। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युसरा फरीद, शी इज़ एनिमल रेस्क्यूअर। युसरा, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान में, पंजाब में क्या सिचुएशन है? बहुत बुरी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये है, हर इंसान उसका फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, बट वो ब्रीड्स की तरफ, इंपोर्टेड चीज़ों की तरफ भागते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो या जानवर हो। उस चक्कर में पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो जानवर हैं वो निगलेक्ट होते हैं। ठीक है, वो पहले भी सड़क पे होते हैं लेकिन उनकी सेहत और उनकी पॉपुलेशन वो ऐसे बढ़ रही है जैसे कोई उनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। उसके बाद उनकी मिजरी हर सूरत में, मतलब उनको गोलियां मारी जाती हैं, वो गाड़ियों के नीचे आते हैं। ओवर पॉपुलेट होने की वजह से उनके पास मल्टीपल डिजीज़ का वो विक्टिम बनते हैं। तो ये है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने गली मोहल्ले के जानवरों को देखे और ओवरऑल इस मिजरी को कम करे। अच्छा, हमारे यहाँ अगर जानवरों की बात की जाए जो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं हमारी गलियों में, सड़कों में, शहरों में, तो दो जानवर, कुत्ता और बिल्ली, ये बहुत बड़ी तादाद में है। इसके अलावा भी आई एम श्योर कि बेतहाशा ऐसे वाक़यात, ऐसे इंसिडेंट आप गुजरे होंगे दूसरे जानवरों से भी रिलेटेड जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट होंगे। एग्जैक्टली। कुत्ते के बाद जो सबसे ज़्यादा मिसट्रीट होने वाला जानवर है वो गधा है। गधा? जी। मैंने ऐसे भी गधे रेस्क्यू किए हैं जिनकी पूरी बॉडी पे किसी ने नाइफ से बेतहाशा कट्स लगाए हुए थे। पता चल रहा था कि ये किसी इंसान की कार्रवाई हुई है, किसी नफ्सियाती, सॉरी मैं कहूँगी इंसान नहीं, किसी शायद नफ्सियाती इंसान की। जी, उसमें शायद इंसान कहना भी गलत होगा, कोई जानवर ही ऐसा काम कर सकता है। सही बात है। उसमें नशा करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जो ऐसे मिसट्रीट करते हैं। और फिर एक दफ़ा किसी ने एक गधे को ज़बरदस्ती कोई ड्रिंक पिला दी थी तो वो उसके पूरे लंग्स में चली गई हुई थी। कई ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान जानवरों के साथ ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, कोविड के दिनों में चूँकि लॉकडाउन की सिचुएशन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी हमने एक बहुत ही बैड फेज़, एक बैड पैच से हम लोग गुजरे और बहुत सारे लोगों ने अपने पेट्स को भी बेघर कर दिया और सिचुएशन वर्स्ट हो गई। तो ऐसे इन हालात में इतनी बड़ी तादाद में जानवरों को रेस्क्यू करना, दैट मस्ट बी वेरी वेरी टफ। बिल्कुल। उसमें तो ये था कि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो कई मुल्कों में कई शेल्टर्स बंद हो गए थे क्योंकि वो मे बी के रेस्क्यूअर्स खुद भी या शेल्टर ओनर्स खुद भी विक्टिम थे कोविड का, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब पता था कि हर कोई अबैंडन कर रहा है, कोई छतों से फेंक रहा है जानवर, कोई घर के बाहर बांध के चल रहा है। ये पाकिस्तान में, अब लाहौर में आप जितनी पेट मार्केट्स देख लें, सब ने अपने छोटे छोटे बिल्ली, कुत्ते सारे उन्होंने जिंदा बाहर फेंक दिए थे और वो गाड़ियों के नीचे आए। वो सर्दी में, बारिश में कई कई दिन बाहर पड़े रहे, नालों में फेंके गए, जैसे टर्लिंगटन मार्केट वालों ने ये किया था। और वहाँ पे देखा देखी लोग अपने जानवर भी फेंक के घर के भी चले गए। अच्छा युसरा जी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई एम श्योर कि आप इससे एग्री भी करेंगी कि हम जितने मर्जी एनिमल शेल्टर्स बना लें या हम इस पे जितना मर्जी काम कर लें, जितनी मर्जी एनजीओ साथ कोलैबोरेट कर लें, लेकिन जब तक हमारी सोसाइटी का एक एक फ़र्द इस पर एजुकेट नहीं होगा, जब तक हर शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा या वो दर्द फील नहीं करेगा, मेरे ख्याल से हम इसमें ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इसकी अवेयरनेस के लिए क्या आप चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, एक मीडिया पे कैंपेन तो चलनी चाहिए, वो बात तो समझ आती है, लेकिन आप फिर भी किसी को घोल के नहीं पिला सकते कोई चीज़।
जब तक इंसान के अंदर का इंसान खुद ना जागे। ये सबको समझना चाहिए कि मेरा कुत्ता टॉमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता नहीं होना चाहिए, सबके बराबर के हक है, सबको बराबर की मेडिकेशन चाहिए, वैक्सीनेशंस चाहिए और खाना चाहिए। लिहाजा अगर किसी के पास मसला यही है ना, यहाँ पे अभी जो हमारे पास केसेस भी आते हैं ना मोस्टली, वो अगर कोई और रिपोर्ट कर रहा है तो वो कहता है जी मेरे पास ऑलरेडी एक पर्शियन कैट है तो मैं इस आवारा बिल्ली को नहीं क्यों रखूंगा जी। हाँ। तो क्यों नहीं रखूंगा? आप भी तो खुद लोकल हैं, पाकिस्तानी हैं। हाँ। ये बात बिल्ली भी ब्रांड की चाहिए, लोग इतनी अच्छी ब्रीड की चाहिए। अगर कहा चाहिए अच्छी ब्रीड तो होती है, लेकिन मैं उसको ब्रांड जान के कह रही हूँ क्योंकि हम इतने ज्यादा शायद मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि वो भी उसमें भी शो ऑफ करे दूसरों को दिखाने के लिए। एक हद तक चलो उसने केस तो रिपोर्ट किया, लेकिन उससे आगे की जिम्मेदारी भी है, उसके आगे की भी जिम्मेदारी है, पूरी हमें निभानी चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई खुदा ना खास्ता कोई जानवर बीमार होता है या किसी नागहानी सूरत हाल में फंस जाता है तो हमारे यहाँ उसको रेस्क्यू करने का भी निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर हम वेस्ट को देखें और बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल होती है जहाँ पर जानवर को रेस्क्यू करने के लिए पूरी मशीनरी मौजूद है, वहाँ का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? कभी किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जानवरों को, और वो भी स्ट्रीट एनिमल्स को, जो ज़्यादा प्रॉब्लम, घरों के जानवर तो उस तरह प्रॉब्लम में नहीं जाते। यहाँ पे 1122 वाले कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी लेडर्स हैं। कोई ज़्यादा हाइट पे अगर काम है, कोई बिल्ली परिंदा दरख्त में फंस गया तो वो निकाल लेते हैं, कुएं में से निकाल लेते हैं। अब ये चल रहा है, शुक्र है। अच्छा, कितना आपको लगता है कि रेस्क्यू के निज़ाम में कितनी इनोवेशन आई है, कितना बेहतर हुआ है इन पाकिस्तान, या स्टिल? ये बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन अभी तक वो रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंट एनजीओज के और इवन गवर्नमेंट के अपने अपने तरीकाकार काम करने का डिफरेंसेस है, सोच एक जगह पे जाके अलग हो जाती है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, डू यू एग्री कि इस फील्ड में एनिमल रेस्क्यू की हम बात करते हैं तो खवातीन ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है, क्योंकि शायद खवातीन ज़्यादा थोड़ी सी सेंसिटिव भी होती है, ज़रा दर्द दिल भी रखती है, तो काफ़ी मेरी भी अक्सर पर्सनली जिनसे मुलाकात हुई है तो खवातीन इसमें काफ़ी मुझे काम करते हुए दिखाई दे रही है। 96% लड़कियाँ ही हैं, 96% खवातीन कर रही है। शेल्टर्स भी, और जिनके जो घर के। अच्छा, अगर मैं लाहौर की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो कितने एनिमल शेल्टर्स हैं यहाँ पर मौजूद और कितने जानवरों को वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है? नंबर ऑफ एनिमल्स का तो मुझे नहीं पता कौन कितने रखता है, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्टली नो स्पेस की वजह से इशू आता है। अच्छा युसरा जी, आपको क्या लगता है कि हमें कैसे अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है? किस तरह से हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं कि जानवरों के साथ रहमदिली से पेश आया जाए, नरमी बरती जाए, और जो ये जुल्म सितम की बहुत सारी, आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी मिसालें भी माजी में रही होंगी कि हम जो मिसट्रीट करते हैं हमारे एनिमल्स को, कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं ओवरऑल सोसाइटी में? हर इंसान इतनी कैपेसिटी ज़रूर रख सकता है कि वो एक बिल्ली खुद अपनी गली से उठा के घर के अंदर लाए, उसकी वैक्सीनेशंस हो और आप अपने बच्चों के साथ उसका ब्रॉटअप करें। अच्छा, ये जो गली मोहल्लों में या जो पेट्स नहीं होते लोगों के, उसके अलावा जो जितने भी जानवर हैं उसमें जैसे कि आपने जिक्र किया कुत्ता, बिल्ली, गधा और ये सारी चीज़ें, इनकी वैक्सीनेशन हो प्रॉपर, या अगर कोई ये बीमार होते हैं इनका इलाज हो, इस जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्टेट की ऑब्वियसली नहीं। जो जानवर आप उठा रहे हैं आपकी जिम्मेदारी नहीं, जो जानवर हमारे पास नहीं है, जो हम सड़कों पर देखते हैं या खुलेआम देखते हैं, ये वही चीज़ है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक कुत्ता अगर एक गली में रहता है तो वो रात, मतलब शाम से वो नेचुरली एक गार्ड डॉग बन जाता है, पूरी स्ट्रीट को गार्ड करता है। उसने तो सबकी जिम्मेदारी ली हुई है, हालांकि उसको कोई खाना दे या ना दे। तो इस तरह अगर एक गली में 2 से 3 कुत्ते हैं और पूरे गली वाले उनकी वैक्सीनेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, वो इतनी महंगी नहीं है, तो वो आराम से पूरा पाकिस्तान वैक्सीनेट। सरकारी सतह पे आप क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या होना चाहिए? सरकारी सतह पे देखें, स्पे न्यूटर होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ में ही जो कुत्ता बिल्ली उठाई जाए उसकी वैक्सीनेशन हुई जाए। युसरा जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। नियो पाकिस्तान में लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अक्सर घर में रहने वाली खवातीन
शिकायत करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बैक पेन है या शोल्डर पेन है। इसी तरह जो ऑफिसेज में मर्द हजरात काम करते हैं और स्पेशली जिनका कंप्यूटर वर्क होता है, वो भी अक्सर अपने मसल्स की स्टिफनेस के हवाले से शिकायत करते हुए महसूस बताते हैं। अच्छा, अब मसल स्टिफनेस हमें क्यों होती है, कमर में दर्द क्यों होता है, हम अपने मसल्स को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं इजीली ड्यूरिंग आवर वर्क टाइम, ये सारे टिप्स हम आपको अभी देंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर हाजरा, शी इज़ ऑर्थोपेडिक। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहिबा। ये जिस्म जो हमारी उकताहट का शिकार हो जाता है या मुख्तलिफ किस्म की दर्दें अक्सर हम देखते हैं कि वो अपीयर हो जाती हैं, किस वजह से? पहले तो नबीहा मैं आपको बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी इज समथिंग डिफरेंट। और जो घर में काम करने वाली ख़वातीन है, वो जो घर में काम करती है ना डेली रूटीन में, जैसे किचन रिलेटेड वर्क्स हो गए और सारा कुछ जो हो गया, ये जो काम है ये फिजियोथेरेपी से और एक्सरसाइज से समथिंग डिफरेंट। अब मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसी आती हैं जिनको मैं बताऊंगी ना कि आपने ये काम आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है, जो मैं उनको होम प्लान गाइड करती हूँ, तो वो आगे से मुझे ये कहती हैं कि नहीं मैं तो घर में वर्जिश मेरी हो जाती है, मैं काम शाम करती हूँ। अच्छा, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है बहुत ज्यादा। मैंने अक्सर बहुत सारी ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये बात करते हुए सुना। और जो हाउसवाइफ या जो घर में चूंकि कामकाज तो ऑब्वियसली हाउसवाइफ को करना पड़ता है, किचन का काम, पूरे घर की जिम्मेदारी, तो वो जो घर में रूटीन में चलना फिरना होता है, वो कहते हैं कि नहीं भी हमारी तो वर्जिश घर में चलते फिरते हो जाती है। ये कितना गलत है, बहुत गलत है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर ये हो ना कि जो आप घर में काम कर रहे हैं, आप घर में जितने स्टेप्स ले रहे हैं, दिस इज नॉट अ वॉक, दिस इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज समथिंग डिफरेंट। अगर अब मैं उनको बता रही हूँ कि अगर आपका नेक इशू है, मैंने आपको ये कुछ करा दिया, आपने सेल्फ स्ट्रेच खुद करने हैं, आप दिन में 2 to 3 टाइम रेपिटेशंस के साथ ये करेंगी, तो आप कल और बेहतर होकर मेरे पास आएंगी। तो मसला यही होता है कि जब पेशेंट्स आपका होम प्लान फॉलो नहीं करते तो फिर वो जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते। अच्छा डॉक्टर हाजरा, ज्यादातर खवातीन ही क्यों कमर दर्द में मुब्तला होती हैं? इसकी क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है या ख्याल नहीं रखती अपना, या क्या वजह? एक तो ये है कि एक तो वेट इश्यूज भी हो जाते हैं, दूसरा प्रेगनेंसी इश्यूज हो जाते हैं कि अब उसमें सारा वेट पेयरिंग जो होती है आपकी वो बैक पे ही आती है। इसके अलावा ये है कि फीमेल्स में आप देखें उनका पोस्चर बड़ा ख़राब हो जाता है, वो अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए कोई भी पोस्चर जो है अडॉप्ट कर लेती हैं। मतलब चलते हुए भी उनका गेट भी डिफरेंट हो जाता है, बैठते हुए। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब उन्होंने सो के उठना है, वो ये नहीं देखती कि हमारे लिए क्या कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए, हम किस पोस्चर में उठेंगे। वो क्या करती हैं, जिस तरह उठी हैं बस फटाफट बेड से उतरी हैं और चली गई हैं। हमेशा जिनको बैक इश्यूज हो उनके लिए बेस्ट वे ये है कि पहले आप साइड लेइंग में आएँ, उठिए, उठ के साइड लेइंग में आए, साइड लेइंग से पहले टांगे नीचे रखें बेड से और फिर अपना मतलब सिटिंग पोस्चर में आए। दिस इज द बेस्ट वे। यही आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि हम फौरन से पहले शायद हमने अलार्म लगाया होता है, हम उठ जाते हैं, अपने काम काज पे लग जाते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम नहीं देते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग स्ट्रेचिंग है डॉक्टर हाजरा, इसकी अहमियत मेरे ख्याल से हम शायद जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में बेड पे थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी को दे, जस्ट 4 to 5 minutes, 4 to 5 minutes आर इनफ कि हम अपने मसल्स को कैसे स्ट्रेच करें। आप अपनी लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच करें थोड़े। और सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपने काफ मसल्स जो हैं पाँव में, उनको करें। और ये बैठे बैठे हो सकता है कि अगर आप बेड से उठे हैं, उठ के आप 5 to 10 मिनट्स अपनी बॉडी पे दे दें तो दिस इज इनफ। आप अपने पाँव को यूं यूं करें, ठीक है, इस तरह ऐसे अप एंड डाउन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है, ये इनकी ये सारी हैं, ये करें। इसके अलावा इन वेरिएंट ई वेरिएंट में लेके जाएं, मतलब आपने अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करना है, उसको आप सिंपल रेंज ऑफ मोशन में ही लेके जाएंगे ना। तो शोल्डर्स के लिए भी कुछ डॉक्टर बताएगा क्या कर सकते हैं। शोल्डर्स के लिए आप शोल्डर श्रगिंग करें यूं यूं, और फिर इसको दूसरी साइड पे लेके आए, ठीक है, और अपने ये बिल्कुल बाजू पीछे ले जाके अपने ये पेक मसल को पीछे स्ट्रेच दें। ओके, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, और ये बिल्कुल कॉमन है, बाजू बिल्कुल सीधे ऊपर ले जाएं जितने आपके लेके जा सकते हैं। और ये मर्द खवातीन ये सबके लिए रिकमेंडेड है, ये जो बॉडी स्ट्रेच की आप बात कर रही हैं। अच्छा, जरा उन मर्दों की बात कर लेते हैं जो लॉन्ग आवर्स
ऑफिस में अपने गुजारते हैं और स्पेशली जिनका कंप्यूटर वर्क होता है उनको वैसे भी जरा झुक के काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बैक के इश्यूज है, अपर बैक के या शोल्डर के, वो काफी स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि फिर बहुत पेनफुल हो जाते हैं उनके लिए। तो उनके लिए ये एक तो उनको पोस्चर बिल्कुल अपना मेंटेन रखना चाहिए, बिल्कुल वो सीधे होके बैठें। अगर उनकी सिटिंग ऐसी नहीं है तो कोई पिल्लोस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बेल्ट आती है, वो बेल्ट यूज कर सकते हैं अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर अब मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि नबीहा हम ऑफिस में बैठते हैं इतनी देर, तो आपने खुद नोट किया होगा शोल्डर्स बहुत थके थके महसूस होने लग पड़ते हैं, यहाँ पे बहुत स्टिफनेस आ जाती है। तो एक कुछ सेल्फ स्ट्रेचेस हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक हुई है। आई हैव रियलाइज, या मैंने उसको महसूस किया है कि जब हम बहुत अच्छे और स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हैं, सो यू फील मोर एक्टिव, बिल्कुल यू फील मोर फ्रेश। और जैसे ही हम स्लाउच पोजीशन में आ जाते हैं या हम डाउन हो जाते हैं, आपको थोड़ी देर के बाद ऐसे उकताहट सी और ऊँघें आना शुरू हो जाएंगी, नींद का एहसास होगा। तो जब भी आप एक एक्टिव पोस्चर लेंगे तो वो आपको एक्टिवनेस फील भी कराएगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हमारे जो स्लीप पोजीशंस हैं, जी रात को सोने की हमारे जो पोस्चर्स हैं, वो भी काफी हद तक असरअंदाज करते हैं कि हम जब सुबह उठें तो हमें कहीं ना कहीं पे तकलीफ निकली होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये कि आपने अगर स्लीप पोजीशन को देखना है ना, तो आप पिल्लोस को जरूर देखें। पिल्लो ज्यादा हाइट का भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल वो डाउन भी नहीं होना चाहिए, और मैट्रेस भी अच्छा होना चाहिए। मैट्रेस भी अच्छा होना चाहिए सबसे अच्छी बात ये। अच्छा, यूजुअली हम लोग इतने महंगे बेड खरीद लेते हैं, मगर कभी किसी ने मैट्रेस के ऊपर बात नहीं की कि वो भी कितना जरूरी है और कमर दर्द के साथ कितना लिंक्ड है। बिल्कुल। तो ये कि पिल्लो की पोजीशन फॉर द नेक बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी वो जो होती है ना स्पाइन, उसके अकॉर्डिंगली उसके स्ट्रेट में आपका सर होना चाहिए। अच्छा। वाइल लेइंग, बेशक साइड पोजीशन है, बेशक सीधी पोजीशन है, या बेशक जैसे भी है, तो आपका पिल्लो जो है आपके स्पाइन के वो अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर हाजरा, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाए या हम बहुत थकावट महसूस करें या बस अब लग रहा है कि एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, तो फौरी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, घर में हो या ऑफिस में हो? आपको थोड़ा स्ट्रेच अप कर लेना चाहिए अपने, मतलब वो अब थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी। अब जैसे कि मैं आपको नेक के स्ट्रेचेस बताती हूँ, इसके अलावा कुछ प्रेशर पॉइंट्स, हम कुछ पूरी बॉडी में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बिलीव ये है, वैसे तो ये चाइनीज़ लोगों ने ये पूरी वो बनाई है, मेरी फील्ड में इसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आप सिर्फ उसको प्रेस नहीं करते, वो एक नीडल होती है, उसको हम ड्राई नीडलिंग भी कहते हैं, वो भी पेन रिलीफ के लिए काफ़ी बेटर है। लेकिन यहाँ पे ये है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बॉडी में जिनको आप प्रेस करें ना, तो वो होता है कि कुछ आपके स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं, कुछ मतलब जैसे अभी हेडेक बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, मतलब थोड़ा सा उसका इलाज भी है हमारे पास, चाय चाय। और ये कि हमने अपने आपको चाय का इतना एडिक्ट कर लिया हुआ है। मुझे ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ इतना होता होगा, लेकिन जब चाय आ जाए ना तो आधे सर का दर्द वैसे ही खत्म हो जाता है कि अब हम बिल्कुल रिलैक्स होने लगे हैं। लेकिन ये कि अब जैसे मिग्रेन होता है वो हाफ साइड पे होता है, एक साइड पे होता है, और एक जो साइनसिस की वजह से पेन आती है तो वो तो पूरे यहाँ पे होती है, ये एरिया भी कवर होता है और उससे आपका फेस भी स्वेल होता है, ये हेडेक। और एक क्लस्टर होता है ड्यू टू आई साइट इशू या कुछ ऐसा हो, वो सिर्फ आपके आइज के अराउंड में पेन हो रही होती है। तो इनके लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसे मिग्रेन और साइनसिस के लिए ये होता है कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर से ना यहाँ पे थोड़ी देर प्रेस करें। ओके, न्यू प्रेस करके रखें, 4 to 5 सेकंड होल्ड रखना है आपने। तो उससे कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा अगर आप देखें क्लस्टर हेडेक के लिए और साइनसिस वाले के लिए, तो ये आपने 2 फिंगर्स यूज करनी है, मिडल और इंडेक्स फिंगर, और ये जस्ट बिलो द आईब्रोज आपने इन पॉइंट्स पे प्रेशर देना है 4 to 5 सेकंड। 4 to 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है डॉक्टर हाजरा, लास्ट मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी खवातीन बहुत ही खराब पोस्चर में अपने बच्चों को भी उठा लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको अपने बच्चों को उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने चूंकि बच्चे को उठाया, बच्चे का वजन ज्यादा है तो कोई ना कोई पेन ट्रिगर कर गई है, तो उस हवाले से भी खवातीन को गाइड कीजिएगा। बिल्कुल, कभी अपने आप को बिल्कुल बेंड नहीं करना चाहिए, इससे आपके स्पाइन पे बहुत इफेक्ट होता है।
डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती है या उसके अलावा डिस्क में स्पेस क्रिएट हो जाती है। और ये इश्यूज फिर आपको अपनी यंग लाइफ में नहीं पता लगते, जैसे जैसे आप ओल्डर एज में जाते हैं फिर आपको ये चीज़ें फील होती हैं। तो कभी बेशक वो बच्चा है या कोई और चीज़ है, कभी आपको एकदम से झुक के नहीं उठानी चाहिए। थोड़ा साइड में आए, बैठें तहम्मुल से, कुछ नहीं, इतनी देर में कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। आप साइड में बैठ के फिर इजीली अपने बच्चे को साइड से उठाएं। डॉक्टर हाजरा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी आप टिप्स दे रही थी कि अगर आपके सर में दर्द है, बॉडी में कहीं पेन है, मसल्स में स्टिफनेस है, रात के सोने की पोजीशंस, पोस्चर्स, ये सारी बातें आप हमारे साथ शेयर कर रही थी जिनके बारे में जानना, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लेते हैं जनाब एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा जॉइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए या मुख्तलिफ कामों में उनकी मदद करने के लिए पेश होते हैं, लेकिन आज हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं, ये मुल्क के जो नौजवान हैं और एक रोशन पाकिस्तान के लिए, कहते हैं ना कि नौजवान का जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना या उसका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आज की शख्सियत ऐसी ही है जो उन बच्चों को एजुकेट कर रही हैं, और बहुत सारे लोग अल अमीन एकेडमी से बाहर गए हैं। CSS के इम्तहानात की तैयारी करवाई जाती है बाकायदा, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारे साथ जनाब मौजूद है CEO अल अमीन एकेडमी जनाब ज़ियाउल्लाह हक नक्शबंदी साहब। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया। और पहली मुझे मुलाकात आपके साथ बड़ी अच्छे से याद है, आई थिंक रमज़ान का मुबारक महीना था और तब ये इनिशिएटिव लिया जा रहा था, और आज माशाल्लाह ये बहुत आगे पहुंच चुका है काम। कितने स्टूडेंट्स इस वक्त अल अमीन एकेडमी में मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ ने और आपके बिलखसूस प्रोग्राम ने हमेशा अल अमीन एकेडमी को इज़्ज़त दी और अल अमीन एकेडमी के तरह जितने बाकी भी इदारे हैं, एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, सबको प्रमोट करना माशाल्लाह इस अदारे का तुरा इम्तियाज़ है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 25 बच्चे CSP और PMS ऑफिसर बन चुके हैं माशाल्लाह। और जब हमने पहले प्रोग्राम किया था आपके साथ, तो उस वक्त अदारा पहले से मौजूद था, लेकिन हम सिमत दुरुस्त कर रहे थे अपनी, और पूरी एक मनसूबाबंदी के साथ ये काम करने का आगाज़ करने जा रहे थे। फिर कोरोना आ गया, और कोरोना के दिनों में भी जहां बाकी अकेडमियाँ बंद हो गई, हमने ऑनलाइन सिस्टम को बड़ा ना मजबूत कर लिया, क्योंकि हम कमर्शियल नहीं थे। तो उस वजह से हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो रहा है और पूरे मुल्क से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये पाकिस्तान का पहला मुनफरद प्रोजेक्ट है, और हमने ये शुरू भी इसलिए किया था कि इस तरह का कोई और इदारा काम नहीं कर रहा था। जब हमने इस इदारे का आगाज़ रखा मुजीबुररहमान शामी साहब और सुहेल वड़ाय साहब की सरपरस्ती और निगरानी में, तो हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। फिर हमें अभी तो अल्लाह का करम और फजल है कि हमने अपनी बिल्डिंग ली, अभी हमने जगह और अपनी वसी कर रहे हैं, वसी और बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, डिज़ाइन उसका तैयार हो रहा है। तो मालिक की मेहरबानी और मुखय्यर हजरात के तावन से ये इदारा चल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हर तरह के बच्चे हमारे पास आएंगे। आप बड़ी खुश होंगे इस बात को सुनकर कि एकेडमी में हमारे फ़ीस देने वाले बच्चे भी हैं, नॉन फीस वाले भी हैं। लेकिन हम जिससे फुल फीस लेते हैं उसको भी बताते हैं, जिसको हम अपनी जेब से भी कुछ पैसे देते हैं, हम उसको कहते हैं बेटा आपने क्लास में नहीं बता रहा, तो क्लास में पूरा इक्वल माहौल है, ताकि कोई किसी की जो इज्जत नफ्स है वो भी किसी तरह से मजरूर ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। तो लेकिन बात यह कि मैं उन बच्चों से कहता है बेटा अब आपने BA मास्टर कर लिया, कोई पहले सबसे पहले कोई जॉब हासिल करो। अगर आपने कोई बिजनेस नहीं करना तो जॉब हासिल करो। MPhil PhD किसी वक्त भी हो सकता है। हमारे एक तो नबिया ये है ना, जो 25 बच्चे जिनकी एलोकेशन हो गई है, अब CSS PMS दुनिया का, मैं ये कह रहा हूँ दुनिया का या पाकिस्तान का ये पहला एक ऐसा कोर्स कह लें, इतनी मेहनत कह लें
कि इस इम्तिहान में बैठने वाला या इस इम्तिहान की तैयारी करने वाला बच्चा किसी और इम्तिहान में मार नहीं खाता। हमारे 36 बच्चियां और बच्चे लेक्चरार भर्ती हो गए हैं सरकारी इदारों के अंदर, SHO लग चुके हैं, मोटरवे पुलिस में जा चुके हैं, और कांस्टेबल कई बड़ी तादाद में ASI हैं, और इसी तरह हमारे जो डायरेक्टर हैं और तहसीलदार हैं। अभी हमने कोर्स एक और शुरू किया है CS PMS के साथ साथ हमने शुरू किया है 1 पेपर जिसको हम कहते हैं, कि जितने भी 16वें स्केल की या 14वें 15वें स्केल की वैकेंसीज आती हैं तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, मुख्तलिफ जो महकमे होते हैं, वो भी हमने शुरू किया। तो इंशाल्लाह अगले 2 महीने में हमें अल्लाह का बड़ी उम्मीद है कि 10 के तहसीलदार भी हमारी अकेडमी के बनने के लिए। ज़िया साहब, सोच आना या किसी चीज़ का ख्वाब देखना आसान है, लेकिन उसकी बुनियाद रखना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको कंटिन्यू रखना, मेंटेन करना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ख्वाब हकीकत बना, बहुत सारी हर्डल्स भी आई होंगी, बहुत मुश्किल टाइम भी रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसी नीयत भी रखते होंगे कि वो भी कुछ ऐसा कर सके। मैं चाहूँगी आप उनकी भी मोटिवेशन के लिए कुछ ज़रूर बात करें। मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन गाँव में जितना मर्जी बंदा सेटल हो, जब लाहौर बड़े शहर में आता है तो वो कुछ भी नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ भी नहीं था इस शहर के अंदर, लेकिन दोस्तों के तावन से और अल्लाह की मेहरबानी फजल से डेली मैं, जिस दिन से मैं लाहौर में आया, मुझे 22 साल लाहौर में आए हुए हो गए, तो मैं 16 से 18 घंटे रोज़ काम करने वाला बंदा हूँ। ईद के दिन भी हमने काम करना था, मेरा एक नज़रिया है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी जो फ़र्द है वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ये इस इदारे को डेवलप कर सकता हूँ, इसके लिए बड़ी मुश्किलात आई और हम बड़े इस इदारे के लिए मकरूज़ हुए, और मैं अब वो कहना नहीं चाहता, उसमें शायद मेरी कोई ऐसी बात मेरे मुंह से मेरी बढ़ाई के लिए निकल, वो मैं कहना नहीं चाहता। मुख्तसर ये कि कोई बंदा अपने आप को ईजी ना ले, अल्लाह ने हर बंदे के अंदर काबिलियत रखी है। और मैं इस प्रोग्राम में और बार बार और रात के सजदों में भी उठ उठ कर दुआएं करता हूँ, या अल्लाह जो मुखैर हजरात हमारे साथ तावन कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके जान माल औलाद में बरकतें अता फरमा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दीनी इदारों के लिए या मुख्तलिफ जो बाकी काम हैं या हेल्थ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं या वहाँ पे पैसा इकट्ठा करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। सॉरी, वहाँ पे पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है, उसको डिजर्विंग लोगों तक पहुँचाना मुश्किल है। जब आप किसी बिजनेसमैन को कहें कि मैंने जी मुझे आपकी ज़कात सदकात खिरात चाहिए, लेकिन मैंने CS PMS कराना, तो हमें 20 तरह के सवाल हुआ करते थे। और अल्लाह का शुक्र है हमारा शरिया बोर्ड है जिसके अंदर MPhil PhD हज़ार मुफ्ती हज़रात हैं, उनकी सरपरस्ती में, यानी कि बिल्कुल शरई तकाज़ों के मुताबिक हम कर रहे हैं। और मैं ये भी बताऊँ कि ये पाकिस्तान के हर उस फ़र्द के लिए है जिसका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है या पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके लिए ये। अच्छा ज़िया साहब, डॉक्टर्स कितने केपेबल हैं? डॉक्टर्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स की बात की, जो हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं जो बच्चों की तैयारी करवाते हैं, उनके हवाले से भी बताइएगा। फैकल्टी जो है वो कितनी, कौन कौन आपके साथ मुंसलिक है, और कोई इमोशनल लम्हा कभी रहा हो, कोई यहाँ से गया हो और अभी किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हो, तो कोई चीज़ आपको इमोशनल कर देती हो, कोई एक स्टूडेंट की कहानी, मैं चाहूँगी वो भी आप में बताइए। देखिए, हमारे पास BCO ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो माशाल्लाह मुख्तलिफ जगह मौजूद हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी उस बच्चे पे आती है और फ़ख्र होता है, और मेरा जो सारा फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, जिसका नाम रब नवाज़ है। वो PMS ऑफिसर है। वो पहला बच्चा था, 4 साल मैं थक गया था। पहला मेरा टारगेट ये था कि मदारस की जो बच्चियाँ और बच्चे हैं उनको इस फील्ड में लाया जाए, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनको सोसाइटी का एक मुफीद शहरी बनाया जाए, जहाँ वो आलम दीन हो या आलमा बच्ची या बच्चा हो, वहीं पर वो ऑफिसर भी हो। उसमें मैं हुआ कि वो बहुत से उसमें मुश्किलात थी, इसमें अंग्रेज़ी बहुत अच्छी चाहिए, इसमें इंटरनेशनल किस्म का जहन चाहिए, मालूमात चाहिए। तो वो रब नवाज जब 4 साल बाद पहला बच्चा हमारे थका नहीं मैं 4 साल बाद हमारे जब पहले बच्चे की एलोकेशन हुई, तो फिर मुझे ये पता चला कि अब ये इदारा अपने पाँव पे चल सकता है। अल्लाह के फजल और करम से मैं रब नवाज के लिए, बाकी जितने भी हमारे बच्चियाँ और बच्चे हैं वो हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, भाई हैं, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले दिन से हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपका इदारा हमारे साथ खड़ा बिल्कुल जी, जैसे माजी में वैसे भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, और बहुत सारी दुआएं हैं इस नोबल कॉज के लिए।
इसके साथ ही हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अल-अमीन अकेडमी के हवाले से बताया और जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर कामयाब हुए और बड़े ओहदों पर फाइज हैं उनके हवाले से भी आपने जिक्र किया। लेंगे ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और एक बात की बहुत चर्चा है आजकल सोशल मीडिया पे, और माहिर नफ्सियात हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी एक बात पर बहुत गौर करते हुए और माँ बाप की तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रही हैं आज के वक्त में। और वो ये है कि क्या आजकल के दौर में बच्चों की तरबियत ज़रूरी है या फिर माँ बाप को पहले अपनी खुद तरबियत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जब बहुत सारे सवालात भी लिंक करते हैं जो कि हम प्रोग्राम में आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद है मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो क्या मैंने दुरुस्त कहा कि बच्चों की तरबियत क्वेश्चन मार्क या फिर माँ बाप की तरबियत? बिल्कुल आपने ठीक कहा, आई टोटली एग्री विद इट। बल्कि हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, बहुत सी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। उसमें तकरीबन अब तक कोई मेरी हज़ारों पेरेंट्स से तो मुलाकातें हो चुकी होंगी। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को कुछ समझाता हूँ, स्पेशली जो मदर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो 21वीं सदी के बच्चे हैं इनकी बायोकेमिस्ट्री बहुत मुख्तलिफ है। अब वो रूल्स जो 1980 और 1990 में जो पेरेंटिंग के रूल्स थे वो चेंज हो चुके हैं और पेरेंट्स को सीखना चाहिए। ये मॉडर्न पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेफिनेटली पेरेंट्स को पहले सीखना चाहिए, बल्कि जब शादी हो रही होती है तो उस दौरान मैं समझता हूँ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो वो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराएं पेरेंट्स के लिए, ताकि वो एंटर होने से पहले पेरेंटिंग में कुछ बातें उन्हें पता हो, कुछ समझ हो और कुछ साइकोलॉजी की भी उन्हें समझ हो। बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, एक चीज़ अब मुझे आपसे जाननी है कि हमारे बच्चों का रोल मॉडल कौन होना चाहिए? पहले वक्त था माँ बाप बच्चों की तरबियत करते थे, बच्चों के हीरोज़ होते थे, उनके रोल मॉडल होते थे। हम किस उम्र में बच्चों को किसी पर्सनालिटी या किसी शख्सियात के बारे में बता सकते हैं और बच्चों को फॉलो करना चाहिए उन इंस्पायरिंग शख्सियात से? तो मेरे बच्चों का रोल मॉडल कौन है या कौन होना चाहिए? डू यू थिंक इस पर भी बात होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बल्कि जो माहिर नफ्सियात है ना, उन्होंने जो पेरेंटिंग की 3 स्टेजेस बताई हैं, और एरिक एरिक्सन एक माहिर नफ्सियात गुजरे हैं बहुत बड़े, उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट बताई है बच्चे की। तो उसमें वो बहुत वाज़े तौर पे बयान ये करते हैं कि बच्चा जो है वो शुरू से ही सीखना शुरू कर देता है। उसकी जो साइको सोशल डेवलपमेंट है वो तकरीबन 1 साल के बाद शुरू हो जाती है, और जो पहली स्टेज है उसकी सीखने की वो इमिटेशन है। इमिटेशन यानी कि वो कॉपी करेगा आपको। तो दूसरी जो स्टेज है वो उसकी सेल्फ रीजनिंग है, और तीसरी स्टेज फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। हमारे यहाँ उल्टा, हमारे कल्चर में फॉर्मल इंस्ट्रक्शन पहले आती है कि ये करो, ये ना करो, ऐसे उठाओ, ऐसे ना उठाओ, दरवाज़ा सही से बंद करो। तो वो छोटे से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। तरबियत के नाम पे उस पर बहुत स्ट्रेस डाला जाता है, और वो स्ट्रेस का केमिकल कोर्टिसोल है। अगर हम ब्रेन को स्टडी करें तो कोर्टिसोल जब बच्चे के ब्रेन से हर वक्त रिलीज होगा तो उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत इफेक्ट होगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स रुक जाते हैं जब कोर्टिसोल का लेवल बहुत हाई हो। तो जाहिर है कि जब फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने पेरेंटिंग मॉडल समझा ही नहीं। Very true. आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें, इमिटेशन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने थ्रू, सहाबा के थ्रू, सबके थ्रू इमिटेट करा रहे हैं, साथ में मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं। बच्चे का तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप ही नहीं हुआ ना। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू सी कॉन्सिक्वेंसेज। जो इंटरप्रिटेशन की पावर है ना इंसान की, वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है सामने, वो तो 10 साल के बाद बनना शुरू होता है। तो बच्चे को क्या पता एक चीज के कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया तो उस बेचारे को क्या पता कि ग्लास तोड़ने के कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो हमारे यहाँ जरा उल्टा होता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं। तो इमिटेशन में आइडियल्स और रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत होती है बच्चे को, और वो रोल मॉडल्स कहानियों के थ्रू। इसीलिए देखें ना, हम बचपन में हमें दादी दादा कहानियां सुनाया करते थे, क्योंकि उन बुजुर्गों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता थे।
तो बच्चे को कहानियां सुनाए, सहाबा की स्टोरी सुनाए, अंबिया की स्टोरी सुनाए, कससुल अंबिया, ताकि शुरू से अल्लाह सुब्हानहू व तआला और जो रिलीजियस फिगर्स हैं उनकी कदर हो, उसके दिल में मोहब्बत हो। अगर आप हज़रत याकूब को देखें ना, तो हज़रत यूसुफ छोटे से थे, जब वो आए उन्होंने आकर शिकायत बयान की ना, अपना एक ख्वाब सुनाया और कहा कि मैंने देखा है ख्वाब, तो बड़ी मोहब्बत से उन्होंने उसकी बात सुनी। ये नहीं कहा आगे से कि तुम्हें किस तरह के ख्वाब आते हैं, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ कि इसे क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत प्यार से डील किया और उन्होंने बड़ा सीरियस लिया उनके ख्वाब को और कहा कि बेटे इसका ये मतलब है इस ख्वाब का। और एंड में आप देखें तो अल्लाह का तारुफ कराया कि बेटे बेशक अल्लाह हकीम है, अल्लाह अल अजीज है, सबसे पावरफुल है। तो बड़ी प्यार से गुफ्तगू है हज़रत याकूब की अपने बेटे के साथ, हज़रत यूसुफ के साथ। तो ये रोल मॉडल बिल्कुल बनाना है, लेकिन सही रोल मॉडल वो सहाबा हैं, उनकी स्टोरी सुनाना, बच्चों को ऐसे इस्लामिक हीरो से मुतारुफ कराना जो बहादुर थे, करेजियस थे, ताकि ये चीज़ें ना डेवलप हो बच्चे में, इमिटेट करे बच्चा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि हम बच्चों की तरबियत बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं और बच्चा तो पहले इमिटेशन स्टार्ट करता है, लेकिन हम उनको इंस्ट्रक्शन देना बहुत शुरू से शुरू कर लेते हैं। ऐसे में हमने देखा है कि माँ बाप ऐसे किसी एक का या खासकर माँ का जो गुस्सा होता है वो बहुत जल्दी वो कर जाती है या टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। बहुत सारे माहिर नफ्सियात या बहुत सारे स्पीकर्स बात करते हुए दिखाई देते हैं कि बच्चे को एक खास उम्र तक डांटना, डपटना या मारना जो है वो उसकी ज़हनी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जबकि अगर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की बात की जाए तो पुराने वालिदैन कहते हैं कि नहीं, बच्चों के कान खींचना या उनको डांटना, डपटना डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? वो एक खास एज के बाद है, वो तो इस्लाम में भी हुक्म है ना, 7 साल का जब बच्चा हो तो उसको ज़रा थोड़ा सा सख्ती से आप कहना शुरू करें नमाज का। 10 साल के बाद बिल्कुल हदीस में आता है कि थोड़ा सा डराने के लिए हाथ, जैसे हाथ रेज करते हैं वो डराने के लिए होता है। वो एक अलग फिलॉसफी है, उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन बात असल में है कि आपने देखना है कि आपका बच्चा कैसा है, वो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। वो एक उमूमी बात है जो हदीस में हमारी रहनुमाई फरमाई गई ना कि बच्चे को ज़रा आप डांट डपट भी करो, लेकिन डिपेंड करता है ना कि बच्चे का चाइल्डहुड कैसा है और बच्चा जो है वो किस लेवल ऑफ इंटेलेक्ट पे है, आपने उसकी पिछली तरबियत जो है वो कैसे की है। तो ये फैक्टर्स सारे सामने रख के फिर आपको कुछ एक्शन जो है वो लेना पड़ता है। और वो उसके लिए फहम चाहिए, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप अपने बच्चे को कितना समझते हो, और उसके लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक बात करते हैं तो हमारे माशरे के मर्द माइंड कर जाते हैं कि अनफॉर्चुनेटली फादर्स टाइम नहीं देते बच्चों को, और सारा का सारा मलबा माँ पर है। ठीक है, माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तरबियत के हवाले से, लेकिन रिसर्चेस मौजूद हैं कि जिन बच्चों के बाप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और बहुत टाइम देते हैं, ख़ुसूसन बेटियों को, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, वो मैथ्स में अच्छी होती हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रहा हूँ, माहिर नफ्सियात के बाकायदा रिसर्चेस मौजूद हैं। उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जल्दी डेवलप होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होती है, क्योंकि बाप को एक फिगर हेड के तौर पे बच्चे ले रहे होते हैं। माँ जो है वो हर वक्त चूंकि रोक रही होती है तो बच्चे में इतनी सेंस नहीं होती, वो उससे दुश्मन भी समझ लेते हैं, कभी कभी प्यार करते हैं लेकिन उसको जरा अपना ऑपोजिट समझते हैं। तो बाप का बहुत रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाप एब्सेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बाप जो है वो एब्सेंट है। अब अली साहब, बच्चे जिद्दी कब होते हैं? अक्सर पेरेंट्स परेशान दिखाई देते हैं कि बच्चा बहुत जिद कर रहा है, उसकी जिद माननी पड़ जाती है। तो बच्चों में जिद आना क्या एक फितरी अमल है? डेफिनेटली फितरी अमल है, क्योंकि बच्चे प्री फ्रंटल कोर्टेक्स से नहीं, एमिगडाला से डिसीजन ले रहे होते हैं। एमिगडाला ब्रेन के यहाँ पीछे होता है, तो वो इमोशनल पार्ट है एमिगडाला, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, और उनको बहुत प्यार से, इसीलिए उनको इमोशनली डील करना होता है। बहुत से केसेस में देखा गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो जो कॉमन टीनेज बिहेवियर्स भी है ना, या कॉमन जो चिल्ड्रन के बिहेवियर है, जैसे बच्चा जिद करेगा, ये कॉमन बिहेवियर है। इसी तरह बच्चा जो है वो हो सकता है कोई बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत करना शुरू कर दे या किसी को फॉलो करना शुरू कर दे, ये कॉमन टीनेज बिहेवियर। तो अली साहब, क्या बच्चों को फिर उस वक्त नो कहना चाहिए जब बच्चा जिद कर रहा है, या उसकी फिर जिद पूरी कर लेनी चाहिए? इस पे बहुत खूबसूरत सलमान आसिफ सिद्दीकी माशाल्लाह एक बहुत माहिर हैं, मैं उनको रिकमेंड भी करना चाहूँगा कि पेरेंट्स ज़रूर उन्हें सुने, अच्छा बोलते हैं। उनको एक बार मैंने सुना तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया कि एक बच्चा बहुत ज़िद कर रहा था, तो उसके वालिद ने क्या किया कि आराम से जाके उसको गले लगाया, उसको बहुत प्यार दिया, उसे बताया कि बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ,
लेकिन ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं कि बच्चों की ना कुछ एक्नॉलेजमेंट बच्चों को चाहिए होती है। जब आप उन्हें टोटली स्नब कर देंगे ना, टोटली डांट देंगे, तो उनकी वो एक्नॉलेजमेंट फॉर लव एंड अटेंशन पूरी नहीं होगी। बच्चा ना अटेंशन चाह रहा होता है, तो अगर आप उसे अटेंशन दे दें उस टाइम पे, उसे प्यार दे दें और साथ में ये भी समझा दें कि बेटा नहीं, ये आपको नहीं मिल सकती, तो काफी हद तक बच्चा लर्न कर लेता है, क्योंकि उसे वो उसकी एक्नॉलेजमेंट एक पूरी होगी अटेंशन की। ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है कि उस टाइम पे अटेंशन दे दी जाए, जरा प्यार दे दिया जाए, लेकिन नो भी कर दी जाए, प्यार से नो। लेकिन टोटली स्नब करेंगे, टोटली कह देंगे कि तुम इग्नोर्ड हो मेरी तरफ से, जाओ भाड़ में जाओ, अल्लाह माफ करे, इस तरह की बातें। आई नो गुस्सा चढ़ जाता है पेरेंट्स को, लेकिन देन अगेन पेरेंटिंग बहुत सब्र दरकार है पेरेंटिंग में, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब अक्सर अपने पेरेंट्स को देखा है अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हुए कि देखो वो तुम्हारा कजन है, वो क्लास में फर्स्ट आया, आपकी बड़े भाई ने या छोटी बहन ने क्लास में इतने ग्रेड्स लिए, या वो इस तरह से बिहेव करता है, सो ही इज गुड और शी इज गुड और आप नहीं अच्छे हो। तो क्या ये बच्चों के साथ करना चाहिए? क्या बच्चे इसे कुछ अच्छा लर्न करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, या ये चीज उन पर बुरे तरीके से असरअंदाज होगी? डेफिनेटली बुरा तरीका है। आप कोर्टिसोल उसका पैदा कर रहे हैं, इमरजेंसी केमिकल जो होता है, या जो डेंजर में केमिकल रिलीज होता है। जैसे मेरे सामने एक सांप निकल के आ जाए अभी, तो मेरा कोर्टिसोल रिलीज होगा और मुझे भागने पे मजबूर करेगा। तो आप बच्चे को प्रेशर और स्ट्रेस में डाल रहे हैं इस तरह की बातें करके। आप उसकी एबिलिटी देखें, 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस डिफाइन हुई हैं, जरा देखें आपके बच्चे में कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। आया कि वो स्पेशल इंटेलिजेंस है, या उसको डायग्राम ज्यादा समझ आती हैं, उसका क्या है, क्या समझने का तरीका। तो बहुत सी चीजें हैं, बड़ा दुख भी देती हैं चीजें कि पेरेंट्स हर चीज में मेहनत कर लेते हैं, लेकिन पेरेंटिंग में आकर जो है वो वही पुराने रूल्स लग रहे हैं अभी तक, और अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा रहा। तो कौमें इस तरह नहीं बनती हैं। ज्यूज की मैं मिसाल दूंगा, यहूदी जो हैं वो कोई रीजन है कि वो टॉप पर हैं इस वक्त, ठीक है, जो भी बातें हैं हमारा उनसे ताल्लुक किसी और तरह का है, लेकिन बात असल में ये है कि देखें ना कि वो टॉप पर क्यों है। उनकी पेरेंटिंग कभी आप चेक करें, वो उनकी माएँ जो हैं वो मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये साबित है कि माँ जो कर रही होती है एक्टिविटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत इफेक्ट करता है बच्चे के साइको सोशल डेवलपमेंट को। और द वे दे ग्रूम देयर चिल्ड्रन, उनका PhD का बंदा मॉन्टेसरी का टीचर होता है जो सारे रूल्स जानता है एजुकेशन के। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जिसको जॉब नहीं मिल रही होती वो टीचर बन जाता है, जो कि बहुत एक मैं समझता हूँ अलमिया है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो हुकूमत को इस पर खास तवज्जो देनी होगी। नेशन बिल्डिंग ऐसे तो नहीं होगी, आपको ऑर्गेनाइज करानी पड़ेंगी, पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप और टीचर्स के लिए वर्कशॉप, तो सब मिल के काम करेंगे। एक पेरेंट्स से सिर्फ नहीं मसला हल होगा, जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, बच्चे उनके पास भी 8 घंटे होते हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है तरबियत के हवाले से और ये सारी चीजें साथ लेकर चलने के हवाले से। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में ब्रेक की जानिब, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे वाटर क्राइसिस के हवाले से कि पाकिस्तान को किस कदर पानी के बहरान का सामना है। अव्वल तो हमारे यहाँ पानी की कमी है, पानी का बहरान है, और जो पानी मौजूद भी है वो साफ नहीं है। और एक रिसर्च एक रिपोर्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे मुल्क के 23 बड़े शहरों में पीने के पानी में बैक्टीरिया, आर्सेनिक, मट्टी और फुजले की आमेजिश भी पाई जाती है, जो कि बड़ी बीमारियों की वजह भी बनती है। हमारे साथ जनाब मौजूद है जमात अली शाह साहब, इनका मैं तारुफ आपसे करा चुकूं, इंडस वाटर कमीशन के साबिक कमिश्नर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। बताइएगा पाकिस्तान को इस वक्त कितना शदीद पानी के बहरान या किल्लत का सामना है? जी मोहतरमा, ये जो पानी के जो इश्यूज हैं उसमें एक तो है कि डोमेस्टिक यूजेज जो है इसका आप जिक्र कर रहे थे, और दूसरा यह है कि जो वाटर रिसोर्सेज रिवर में जो आता है, फिर जखीरा होता है, फिर एग्रीकल्चर या इरिगेशन में जो है इस्तेमाल होता है। अब दरिया तो हमारे पास 3 है, इंडस, झेलम और चनाब। 3 दरिया तो जाहिर है कि TT के तहत इंडिया के पास चले। अब इसमें यह कि ये जो पानी है ये नेचुरली जो है ये हो रहा है। दूसरा जो सीजनल वेरिएशन होती हैं
जैसे कि जेलम अर्लियर राइजर है, मार्च मिड में जो है ये इसकी स्लो बेल्ट होना शुरू हो जाता है, पानी ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो इंडस जो है वो देर में पानी वहां से मेल्ट होता है, वो पहुंचता है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल ये है कि ऑन दी एनुअल एवरेज इन 3 दरियाओं में पानी तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम को ले तो उसमें काफी वेरिएशन है, चेंजेस हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमें मजीद जखीरा बनाने की जरूरत है, ताकि जब पानी आए तो हम उसमें स्टोर करके एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए दें। सर, अगर लाहौर की बात करें तो कम से कम 6 मकामात ऐसे हैं जहां पर सारे लाहौर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज का पानी दरियाए रावी में डाला जा रहा है। एक तो ये, और दूसरा ये कि लाहौर में पानी की सतह वैसे भी मुसलसल अब नीचे को आ रही है। इसकी क्या वजह है? बरसाती नाले भी खत्म हो चुके हैं, जिन इदारों ने ये काम करना था उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भी कुछ डिलीवर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसका हल अब क्या निकल सकता है मुस्तकबिल में? देखिए जी, जो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ये तो हमारा बड़ा क्रोनिक है कि जो लोग जो है तो वो डिलीवर नहीं कर रहे। जब से ये जो मैनेजमेंट है पॉलिटिसाइज हुई है, उस वक्त से ये जो है ना काम जो है ना उस तरह से नहीं हो रहे। मेरिट पर लोग नहीं लग रहे, लोअर ग्रेड के लोग हायर ग्रेड में लगा दिए जाते हैं अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जो है जो भी पॉलिटिकल गवर्नेंस आती है। एक तो मेजर मसला ये भी है। दूसरा फिर जो है ये बजट की बात है। अब इस मौजूदा गवर्नमेंट में मुझे तो ये लगता है कि मेजर प्रोजेक्ट कोई शुरू किया ही नहीं गया। जैसे मैंने जो है ये कसरी नजर डाली है मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो अब जब प्रायोरिटी फिक्स नहीं होगी कि क्या करना है और लोअर और जो है वो लेग पुलिंग में, तो ये जो चीजें जो हैं ये तो ऊपर से पुष्ट जो है वो डाल दी जाती हैं, ये हल नहीं होती। तो उसका मसला यही है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो अपनी जगह पर रहे, मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, गवर्नेंस जो है वो बहुत अहम है, लेकिन उसका फुकदान जो रहा है उसने मजीद सूरत हाल को जो है वो एग्रीवेट किया है और उसको खराब किया है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होगा कि साफ पानी इवन सिर्फ मैं कहता हूँ लाहौर में अगले 5 साल में भी मिल जाए। जब तक गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेगी और साफ पानी के प्लांट जो है वो नहीं लगाएगी और डिलीवरी सिस्टम को जो है जब तक चेंज नहीं करेगी। अच्छा सर, ये भारत भी पेचीदगियां कम करने में हमेशा जो है वो भी कहते हैं ना कि सामने रहा है और आसानी तो कभी वहां से आई नहीं है। तो जो अब पाकिस्तान के दरियाओं पर जो डैम तामीर करने का जो सिलसिला है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए जी, जो सिंध का मायदा हो चुका है उस पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डिजाइन क्राइटेरिया जो है ट्वीटी में दिए गए हैं, इंडिया अगर उस पर एक्ट करता है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उसकी वो वायलेशन जैसे जारी हैं तो जाहिर है कि पानी अगर एनुअल एवरेज पूरा भी आता है लेकिन सीजनल वेरिएशन जो है ना उनके डैम बनने से ये आती रहेंगी। ठीक। और वेरिएशन को जो है मिटिगेट करने के लिए जखीरा अंदाजी बहुत जरूरी है। हमें ये डैम बनाने चाहिए, इसमें पानी जखीरा करके आगे लाएं और हमें ये एक्सपेक्ट करना एक एनिमी कंट्री से जो हमारे साथ जो है वो रैशनल जो है वो इस तरह का डेवलप करे कि ट्रांसपेरेंसी हो, वो तो मुश्किल है। उसके लिए हमें वाइब्रेंट रहना चाहिए, इश्यूज को टाइमली टेकअप करना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक किशनगंज का इशू किया, रतले का इशू किया, उन्होंने उसको सवाल कर दिया, उसमें पाव ले लिया और इश्यूज वहां पर हैं। तो जाहिर है कि हमारी तरफ से भी जो है वीकनेसेस हैं उसको सैंक्शन करने की जरूरत है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो नए आबी ज़खायर की ज़रूरत है इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नई तामीर भी कोई एक आसान काम नहीं है, इसमें भी वक्त लगता है। तो आप क्या समझते हैं कि ज़रूरत किस अमल की है? देखिए, दो इसमें चीजें हैं। एक तो जखीरा बिल्ड करना है, दूसरा जो मौजूदा सिस्टम है इरिगेशन का। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर में पानी पर एकड़ लगाया जाता है ये वही उतना ही पानी है जबकि अंग्रेज इधर थे। हालांकि अब जो है ये सिस्टम जो है वो क्रॉप चेंज हो गई है, बीज चेंज हो गए हैं, तो पर एकरेज पानी को भी रिव्यू करना चाहिए। जब ये बात की जाती है तो सिंध में लोग वो नहीं मानते, इवन पंजाब में भी नहीं मानेंगे कि हमें तो उतना ही पानी चाहिए जितना कि हम पहले लेते रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ एक तो एग्रीकल्चर रिसर्च बहुत जरूरी है, कम पानी पर ज्यादा झाड़ की फसलें कैसे जो है वो पैदा हों। दूसरा यह है कि जो मौजूदा सिस्टम है इसमें जो लीकेजेस हैं
इसमें जो स्पिलेजेस हैं उसको जो है वो रोका जाए। और एक अंदाजे के मुताबिक आज से 5-10 साल पहले की बात है, जहांगीर तरीन उस वक्त मुशर्रफ के ज़माने में ही वॉज एडवाइज़र, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी कि अगर हम पानी को सही तरीके से मैनेज करें तो हम एक बड़े डैम में जितना जखीरा पानी होता है उतना बचा सकते हैं। सही। लेकिन इसके बारे में भी फिर उनके आने के बाद भी वो भी गवर्नमेंट में आए, लेकिन जाहिर है कि पॉलिसीज जो है वो उस तरह ना चल सकी अनफॉर्चुनेटली। अब ये जो पॉलिसीज चल नहीं सकती जी, ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए मसला है जी। ये गवर्नमेंट जो है वो उसकी प्रायोरिटी सही नहीं होती, अपोजिशन उस पर सवार हो जाती है। बिल्कुल, हुकूमत को तो संजीदगी इख्तियार करने की जरूरत है ही, लेकिन उसके साथ साथ सर शाह साहब मैं चाहूंगी कि आप आम आदमी के लिए भी बताएं कि पाकिस्तान के लिए जो ये बहरान है पानी का, ये कितना संगीन हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग भी पानी जिस तरह से जाया कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा वक्त तो नहीं आएगा कि बूंद बूंद को तरसना पड़ेगा? लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तक जो हमारे दरियाओं में ऑन दी एनुअल एवरेज मैंने जैसे गुजारिश की है ना कि वो पानी तो वो उतना ही है जितना कि पहले आ रहा था, लेकिन सीजनल चेंजेस को जो है वो मिटिगेट करने के लिए जखीरा चाहिए है, गालाबाग डैम बनना चाहिए है, ऊपर डैम मजीद बनने चाहिए हैं, रिवर रावी को रिचार्ज करना जरूरी है। अब रिवर रावी में अगर गंदे नाले डालते हैं तो क्या हम इन गंदे नालों को पानी साफ करके क्या हम लाहौर को उसकी वाटर सप्लाई दे सकते हैं? सही। जैसे कि कराची में किसी जमाने में सीवरेज के वाटर को क्लीन करके ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मुझे जहां तक याद है जब मैं स्टूडेंट था। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो है ना ये साइंटिफिक जो है सर, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये वाटर क्राइसिस से बचने के लिए क्या कर रही है इस वक्त? मैं तो नहीं समझता कि इन्होंने कुछ पानी के बारे में कुछ ऐसी जो है वो पॉलिसी है बनाई है। ट्रीटी को डाइल्यूट कर दिया गया है, जो साल में 3-4 मीटिंग होती थी वो 3-4 साल में एक मीटिंग होती है। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इवन जो है ये फॉरेन ऑफिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया इस तरह के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को करना चाहिए था। तो अभी टीटी खुद अगर हम डाइल्यूट कर दें अपनी वीकनेसेस की वजह से, या कहें कि हमारी बात नहीं मान रहा, अगर नहीं मान रहा तो हमें देखना चाहिए दुनिया में जब मायदे हुए हैं तो मायदों के साथ क्या हुआ है, और हमें वर्ल्ड को बावर करवाना चाहिए कि आपने ये ट्रीटी करवाई थी और ये 50, 60, 70 साल बाद ट्रीटी जो है उस पर डेंट पड़ रहा है और वो उसमें इन्वॉल्व हो, और पाकिस्तान का जो सेफ्टी है वो खतरे फ्यूचर में चली जाएगी अगर इंडिया इसी तरह जो है वो ज्यादा करता रहा। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए, और आप वाटर क्राइसिस जो पानी की जो किल्लत और बहरान का सामना करना पड़ सकता है या हुकूमत की जो हिकमत अमली या स्ट्रेटजी है उस हवाले से आप बात कर रहे थे। अफसोस की बात यह है कि कोई खास इकदाम या पॉलिसी नहीं अपनाई गई ताकि इस बहरान से इन फ्यूचर बचा जाया जा सके। बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक, खुशामदीद। और जनाब आई एम श्योर आपको भी इंतजार होगा आज की रेसिपी का कि रूह अफ़ज़ा के किचन में आज क्या बनने जा रहे हैं। तो चलते हैं जी अनम के पास और जानते हैं कि आज वो कौन सी रेसिपी तैयार कर रही हैं और क्या टिप्स देंगी आपको फॉर लंच। जी अनम, क्या बन रहा है आज? अच्छा नबीहा, आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बेसिकली रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं। तो रेड सॉस पास्ता बनाना तो बहुत क्विक है, और अगर आपके पास पहले से चीज़ें जो है वो रेडी होकर पड़ी हुई हैं तो बिल्कुल ही कोई टाइम टेकिंग नहीं, सिंपल जो है। पहले जो है इसकी रेसिपी मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ कि हम ऑयल लेंगे, इसमें गार्लिक को सौते करेंगे, सौते करने के बाद जो है वेजिटेबल्स उसमें डालकर उनको अलग से सौते करके जो है वो रख देंगे। उसके बाद जो इसकी रेड सॉस जो हम इसका पास्ता के लिए जो कीमा रेडी करेंगे, बेसिकली जो ग्रेवी रेडी करेंगे, उसके लिए हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें चिकन के कीमे को अच्छी तरीके से कुक करेंगे। कुक करने के बाद जो है उसके अंदर नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्चें डालकर उसको पका लेंगे। उसके बाद उसके अंदर टमाटो सॉस ऐड करेंगे, उसमें केचप ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से उसको कुक करेंगे। फिर वेजिटेबल्स और कीमे को एक साथ जो है हम लोग मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मैं इसके अंदर बेसिकली यूज कर रही हूँ पैने पास्ता। तो पैने पास्ता को जो है आपने फुल डन बॉईल कर लेना है, क्योंकि जैसे ही हमने कीमे में डालना है साथ ही हमने उसको निकाल लेना है। तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी हम इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक ऐड करेंगे। जैसे ही गार्लिक डालेंगे तो साथ ही हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो ये वेजिटेबल्स जो है
हल्की सी जैसे ही गार्लिक में सौते हो जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर जो है हमने जो कीमा रेडी करके, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास नबिया थोड़ी टाइम की शॉर्टेज होती है, उस वजह से जो है मैंने कीमा जो है पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो हाई फ्लेम पे हम वेजिटेबल्स को कुक करेंगे। कुक करने के बाद जो है फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने अपनी कीमा रेडी किया हुआ है। तो ये जो कीमा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें टमाटो पेस्ट है, इसमें टमाटो केचप है, इसके अंदर मिक्स हर्ब्स है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़े से मैंने मशरूम्स ऐड किए थे। मशरूम्स जो है फॉर फ्लेवर ऐड किए हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये जो मैं कीमा है वो इसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगी। तो कीमा डाल के इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा कुक करेंगे, 1-2 मिनट जो है बेसिकली इसको स्टर करेंगे। तो जैसे ही ये स्टर हो जाएगा थोड़ा सा, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो हमारी केचप है और सॉसेज, जो थोड़ी सी जो सॉसेज है वो ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर। क्योंकि ये सॉसी पास्ता है, थोड़ा सा ज़रा लिक्विडी फॉर्म में होगा ये। तो ये केचप डल गई और अब मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूंगी थोड़ा सा जो टमाटो पेस्ट है वो। ये टमाटो पेस्ट चला गया इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारे मसाला जात है, उसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। अच्छा, नमक क्योंकि हमने उसके अंदर भी ऐड किया हुआ है, चिकन में भी ऐड किया है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस करके नमक ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर। फिर इसमें थोड़ी सी जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ ही हम ऐड ऑन कर देंगे इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें। ठीक है जी, इस तरह से जो है एक ग्रेवी फॉर्म में जो है आपका पास्ता की लुक आ जाएगी। जैसे ही इस ग्रेवी फॉर्म में आपका पास्ता आएगा, साथ ही आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो आपने पेने पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, पास्ता की चॉइस जो है आपकी अपनी है, अगर आपको कोई और पास्ता पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये शेप ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। अच्छा, इस वक्त में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस, और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। दैट्स इट। और बस अब इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको करेंगे डिश आउट। अच्छा, आपने जब पास्ता डाले ना तो उसके बाद आपने इसको इतना ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि आपको इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है पास्ता को। तो ये देखें जी, इस फॉर्म में जब पास्ता आ जाए तो उसको 1 से 2 मिनट जो है हम सिर्फ स्टर करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको निकाल लेंगे। और इसी वक्त में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है मिक्स हर्ब, और थोड़े से मिक्स हर्ब्स बेसिकली हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, तो उससे जो है प्रेजेंटेशन में भी पास्ता अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, हमारा रेड सॉस पास्ता। अच्छा, मीट की चॉइस आप इसके अंदर अपनी भी कर सकते हैं नबिया, अगर आप चाहें तो इसके अंदर श्रिम्स ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन मिंस ही इसके अंदर ऐड करें। तो ये जी हो गया है हमारा पास्ता रेडी, और अब इसको करते हैं डिश आउट। तो ये जी इसकी फाइनल लुक है पास्ता की। ये थोड़ा सा प्लेटर को नीट कर लेते हैं ताकि, और अब इसको मैं थोड़ा सा करूँगी गार्निश उसके साथ मिक्स हर्ब्स के साथ। और ये जी हमारा फाइनल पास्ता लुक जो है वो रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इस मोमेंट पे इसके ऊपर जो है फ्रेश पार्सले भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जो हमारी रेसिपी है वो रेडी हो गई है। मैं आपको उसका एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। सिंपल चिकन का कीमा लिया है, उसको पहले ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली क्रश ऐड की, सोया सॉस ऐड की, चिली सॉस ऐड की, उसमें टमाटो पेस्ट ऐड की, टमाटो केचप ऐड की। जब वो आपका रेडी हो गया, अलग से पैन में आपने गार्लिक डाल के सौते करना है। उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है। वेजिटेबल्स जो है आपकी अपनी चॉइस है, आपकी जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को कंबाइन करना है, पास्ता ऐड करना है, उसको 1 से 2 मिनट स्टर करना है और इस तरह से प्लेटर में निकालते रहें। ज़बरदस्त जनाब। तो ये अनम ने तो पास्ता अच्छा सा तैयार किया है और हम तो ट्राई करेंगे इसको। आप भी घर में रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।